कार्तिक डिसाइड कर चुका था कि वो किसी भी हाल में सिद्धार्थ को यहाँ से जाने नहीं देगा। और वहीं दूसरी तरफ शुक्ला परिवार ने कार्तिक को 3 दिन का वक्त दिया था। कार्तिक बस अब ये देखना चाहता था कि आखिर शुक्ला परिवार ने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो कार्तिक को धमकी दे रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसा क्या करने वाले हैं 3 दिन के अंदर शुक्ला परिवार के लोग। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शुक्ला परिवार इस वक्त अपने आप को कितना ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब भी कोई पेड़ गिरता है तो उस पर बैठे बंदर अपने मुंह से आवाज निकालकर आसपास के लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, पर सच्चाई तो यही होती है कि उस पेड़ के गिरने के बाद इन बंदरों का अस्तित्व भी खतरे में आ जाता है। जो इस वक्त इन बंदरों की हालत थी, वही हालत कहीं ना कहीं शुक्ला परिवार की भी थी, क्योंकि चाहे वो माने या ना माने पर कार्तिक से टक्कर लेने के बाद शुक्ला परिवार के अस्तित्व पर गहरा असर पड़ने वाला था। कार्तिक टैलेंट की बहुत कदर करता था और इसीलिए शुक्ला परिवार के भेजे हुए इन मीडिएटर्स से बात करके कार्तिक काफी ज्यादा खुश हुआ था। एक बार को तो वो सोच रहा था कि क्यों ना वो इन लोगों को अपनी टीम में शामिल कर ले और अपने लिए काम करने को कहे, पर कुछ देर बाद ही कार्तिक ने इस आइडिया को छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये सारे लोग शुक्ला परिवार के सबसे सीनियर लोग हैं और इनकी सीनियर पोजीशन पर पहुंचने के लिए इन लोगों ने मेहनत के साथ साथ अपनी ईमानदारी भी दिखाई है, और ये लोग चाहे जो हो जाए शुक्ला परिवार से गद्दारी कभी नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद सिद्धार्थ और उसके बाकी सभी साथी अभी भी अपने परिवार के यहाँ आने का और उन्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाने का इंतजार कर रहे थे, पर इनकी बदकिस्मती यही थी कि कोई भी अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं था। और साथ ही साथ जो डिवाइस सिद्धार्थ ने अपने परिवार को सिग्नल भेजने के लिए इस्तेमाल किया था, वो भी सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। अभी तक सिग्नल भेजे हुए 1 दिन बीत चुका था, फिर भी सिद्धार्थ यहाँ से छूट नहीं पाया था, और ये बात सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। सिद्धार्थ और 1 मिनट भी यहाँ रुकना नहीं चाहता था, उसका यहाँ दम घुट रहा था। वो मन ही मन कसमें खा रहा था कि एक बार यहाँ से निकल जाए, उसके बाद वो कार्तिक को जान से मार देगा और उसे इतना तड़पाएगा कि सिद्धार्थ का सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। वहां से जाते जाते शुक्ला जी के भेजे हुए लोग जो इस वक्त अपनी शिप में बैठे हुए थे और आइलैंड को छोड़कर जा ही रहे थे, तभी उन लोगों का ध्यान अपने पास रखे टेलीस्कोप पर गया, जिसकी मदद से वो लोग इस बात का पता लगा सकते थे कि उनका बॉस कहाँ है और कहाँ नहीं है। यही सोचकर एक आदमी ने कहा, सिद्धार्थ सर ने जो सिग्नल हमें भेजा था उस हिसाब से बॉस यहीं आसपास कहीं है। इस आदमी की बात सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, सामने वाला आइलैंड ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पर उसके बगल में जो बिल्डिंग बनी हुई है वो काफी ज्यादा बड़ी है। यहाँ की दीवारें भी काफी मोटी लग रही हैं। मुझे लगता है कि बॉस को और बाकी सब लोगों को यहीं पर रखा गया होगा, क्योंकि आसपास बहुत सारे गार्ड्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कुछ लोग जो इस वक्त रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर घूमने के लिए आए थे और साथ ही साथ टेलीस्कोप लेकर आसपास के बिल्डिंग्स को बहुत ध्यान से देख रहे थे और अंदाजा लगा रहे थे। असल में ये लोग शुक्ला परिवार के लोग ही थे जो यहाँ टूरिस्ट बनकर आए थे और अपने बॉस सिद्धार्थ का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, और ये इस बात का भी ध्यान रख रहे थे कि कहीं इनकी किसी भी हरकत से कार्तिक को इस बात का अंदाजा ना लगे कि ये लोग शुक्ला परिवार के लोग हैं। ये पूरा आइलैंड इतना आलीशान था कि यहाँ पर घूमने के लिए पूरे साल टूरिस्ट आते रहते थे, और इस वजह से टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स भी इस बात का पता नहीं लगा पाए थे कि वो लोग शुक्ला परिवार के लोग हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को शक जरूर हो गया था कि कार्तिक ने इनके बॉस को सामने की बिल्डिंग पर ही कैद किया हुआ है, पर इन लोगों की बदकिस्मती ये थी कि ये लोग सिद्धार्थ और बाकी लोगों को यहाँ से बचाकर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि इनकी किसी भी हरकत पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें तुरंत शूट कर सकते थे। खुशकिस्मती से यहाँ जो लोग आए थे, आज उनका मकसद इन लोगों को बचाना नहीं था, बल्कि सिर्फ इन लोगों पर नजर रखना था। तभी जिस आदमी के हाथ में टेलीस्कोप था उसने कहा, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स देखकर मुझे नहीं लगता कि हम इन लोगों को इस वक्त आजाद करवा सकते हैं, इसीलिए फिलहाल हमें इस बारे में भूल जाना चाहिए। यहाँ आने का हमारा मेन मकसद सिर्फ इस बात का पता लगाना है कि सिद्धार्थ सर यहाँ है या नहीं। एक बार ये बात कंफर्म हो जाए फिर बाकी सारी बात शुक्ला सर देख लेंगे। इस आदमी की बात सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, तुम्हारी बात सही है, पर हम बाहर से ही इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। हमें एक बार खुद की आंखों से ये बात कंफर्म करनी होगी कि सिद्धार्थ सर इसी बिल्डिंग में है। अगर इस वक्त हमारे साथ कोई भी चूक हुई तो शुक्ला सर हमें कुछ कहने का मौका नहीं देंगे। इन दोनों आदमियों की बातें सुनकर एक साथी ने लगभग दांतों को पीसते हुए अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ये एक नई मुसीबत है। इस आदमी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इन लोगों को इस बिल्डिंग के आसपास जाने की इजाजत नहीं थी, और बिना वहां जाए ये लोग कैसे इस बात का पता लगा सकते थे। इन लोगों की बातें सुनकर इन्हीं के एक साथी ने कहा, हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग वहां जाकर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करते हैं, उन लोगों से बहस करते हैं। हो सकता है कि हम लोगों की बदतमीजी देखकर वो हमें उस बिल्डिंग में कैद कर दें। इससे हम लोग इस बात का पता लगा सकते हैं कि सिद्धार्थ सर अभी तक जिंदा हैं या नहीं। इस आदमी की बात सुनकर एक साथी ने कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर तुम वहां जाओगे तो हमें बाहर सिग्नल कैसे दोगे? हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या सिचुएशन है? इस आदमी की बात सुनकर उस पहले आदमी ने दांत दिखाकर हंसते हुए कहा, सॉरी, मैं इस बारे में तो सोचना ही भूल गया था। तभी इन सब के लीडर ने आगे जाते हुए कहा, हम लोग यहाँ पर सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम किसी भी हाल में अपने दुश्मनों को इस बात का पता नहीं लगने दे सकते, इसीलिए चुपचाप शांति से चारों तरफ अपनी नजरें बनाए रखो और किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए। अपने लीडर की बात सुनकर सब लोग वैसा ही करने लगे। ये लोग काफी देर तक उस आर्टिफिशियल आइलैंड के आसपास ही घूमते रहे और चारों तरफ अपनी नजर बना के रखते रहे। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर सिद्धार्थ मन ही मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था, फिर भी उसने बाहर सबको यही दिखाने की कोशिश की कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो अभी शांत है। वहीं सिद्धार्थ के साथ बाकी जो भी सेकेंडरी जनरेशन के लोग थे वो अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। कार्तिक के सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें भूखा तो नहीं रखा था, पर इन्हें जो खाना दिया जा रहा था वो बहुत ही बेकार था और ये लोग अपना पेट भरने के लिए बहुत ही मुश्किल से वो खाना खा रहे थे। सभी लोग अमीर घरों के लड़के थे और हमेशा इन लोगों ने अच्छी जिंदगी जी थी। ऐसे में यहाँ पर एक कैदी की जिंदगी जीना इन लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। इन लोगों को दुख पहले से कम नहीं था। तभी इनके जख्मों पर नमक छिड़कने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के लोग आ गए और अंदर आते हुए उनमें से एक गार्ड ने कहा, तुम लोगों को यहाँ खाली बैठने के लिए नहीं रखा है, सभी लोग खड़े हो जाओ और बाहर जाकर काम करो। इस गार्ड ने काफी तेज आवाज में कहा था। इस वजह से यहाँ बैठे हुए लगभग सारे लोग थोड़े डर गए थे और इन लोगों को डर इस बात का भी लग रहा था कि कल रात को कार्तिक ने इन्हें कहा था कि वो इन सब लोगों से जेड स्टोन की खदान में काम करवाना चाहता है। और ये बात सुनकर इन लोगों की रूह अंदर से कांप गई थी, क्योंकि खदान में काम करना बहुत ज्यादा रिस्की होता था।
इन लोगों ने उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी कि कार्तिक ने कल रात जो कहा था वो वाकई में सीरियसली कहा था। इन लोगों को डर लग रहा था और साथ ही साथ गुस्सा भी आ रहा था। इसीलिए इन लोगों ने गुस्से में कंप्लेंट करनी शुरू कर दी। ये क्या बकवास है? तुम चाहते हो कि हम काम करें? तुम हमें नौकरों की तरह ट्रीट कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे बॉस के पास सच में मजदूरों की कमी है जो वो हमें काम पर लगवाना चाहता है? हमारे साथ 10,000 लोग और भी आए हैं। अगर तुम लोग चाहो तो उन्हें काम पर लगा लो, हम कोई काम नहीं करेंगे। कल रात हम लोगों ने इतनी मेहनत की, उसके बाद यहाँ पर कैद होकर बैठे। तुम्हें सच में लगता है कि हम में इतनी हिम्मत बची है कि हम थोड़ा सा भी काम कर पाएंगे? अगर तुम चाहो तो तुम्हें हम कुछ पैसे दे सकते हैं, चाहे जो भी हो, पर हम इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, उसके बदले तुम लोग हमसे पैसे ले लो, हम उतने ही पैसे तुम्हें दे देंगे। ये सभी लोग एक साथ कंप्लेंट कर रहे थे और इन लोगों की बातें सुनकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को हंसी आ रही थी। तभी उनमें से एक आदमी ने लगभग इन लोगों पर हंसते हुए और इनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या तुम कहीं के बिग बॉस हो? अरे तुम लोग बाहर जाकर एक बार देखो तो सही। जहाँ तुम लोग कल रात तक अपनी हुकूमत करने के बारे में सोच रहे थे वो जगह दिखती कैसी है? अब अपनी बकवास बंद करो, काम पर लग जाओ तुरंत, क्योंकि हमारे कार्तिक सर की नजरों में तुम सारे लोग कचरे के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं हो। अगर तुम लोग अभी भी नहीं माने और काम नहीं किया तो तुम सब लोगों को प्लास्टिक के थैले में पैक करके समुद्र में फेंकवा दिया जाएगा। मैं इस बात पर मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही बाकी सब लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनी तो सारे लोग एकदम से डर गए और सबके चेहरे पर ठंडे पसीने आने शुरू हो गए। इन सभी रईसजादों को टाइगर सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर इतना डर लगने लगा कि इन लोगों ने एक दूसरे के पीछे छुपना शुरू कर दिया। इन लोगों को वाकई में सिक्योरिटी गार्ड की बात पर विश्वास हो गया था और उन्हें डर था कि कहीं कार्तिक इन्हें उठवाकर समुद्र में फेंकवा ना दे। और कल रात को जब इन्हें यहाँ लाया गया था तो इन्हें दूर दूर तक आइलैंड पर कोई नजर नहीं आया था और ये आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्कुल किसी रेगिस्तान की तरह लग रहा था। ऐसे में अगर ये लोग यहाँ मर गए तो इन्हें पूछने वाला भी कोई और नहीं होगा। इस बात को ये लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऑफ कोर्स कार्तिक इतना भी बुरा नहीं था कि इन लोगों को वाकई जेड स्टोन की खदान में भेज दे और इनसे वहां काम कर पाए, और इतना अच्छा भी नहीं था कि इन लोगों को आसानी से माफ कर दे। कार्तिक ने इन सब लोगों से असल में रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के पास चल रहे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करवाने के लिए अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया था। इस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक इनिशियल प्लान ही कंप्लीट हुआ था। वैसे तो कार्तिक ने इशिका के पापा दयानंद जी से जो डिगिंग बोट किराए पर ली थी वो वाकई बहुत अच्छा काम कर रही थी, पर उन्हें सिर्फ लार्ज स्केल आइलैंड के कंस्ट्रक्शन के लिए काम में लिया जा सकता था। उसके आसपास जो काम मशीनें नहीं कर सकती थी उस काम को सिर्फ इंसानों के करने के लिए छोड़ दिया जाता था, और इस काम को करने के लिए कार्तिक ने सिद्धार्थ और उसके बाकी लोगों को चुना था। चलिए देखते हैं इस खेल में कितना मजा आना बाकी है। मिलते हैं। कार्तिक इन सब लोगों का इस्तेमाल उसी प्रोजेक्ट के लिए करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसों की कमी थी या उसे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। कार्तिक बस किसी भी तरह अपना गुस्सा शांत करना चाहता था, इसीलिए उसने उन सब लोगों को सबक सिखाने के लिए पैसे खर्च करने के बजाय इन लोगों से काम करवाना सही समझा। और कार्तिक को ये सब करवाकर इन लोगों से काफी मजा आ रहा था। वैसे भी लोग कहते हैं ना कि काम करने से इंसान की सोच बदलती है, और इतना मेहनत वाला काम करके इन लोगों की सोच भी जरूर बदली होगी और ये लोग भी सुधर जाएंगे। कार्तिक इस कहावत को इस वक्त के लिए पूरी तरह से सही मान रहा था। ये लोग आना तो नहीं चाहते थे, पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन सब लोगों को जबरदस्ती उस बिल्डिंग से बाहर ले आए, और बिल्डिंग से बाहर आते ही शुक्ला जी के भेजे हुए उन सभी लोगों का ध्यान इन लोगों की तरफ चला गया जो वहीं छुपकर इस बिल्डिंग में घुसने की प्लानिंग कर रहे थे। अगर किसी का ध्यान ना भी जाता तो 10,000 लोगों को एक साथ बिल्डिंग से बाहर आते हुए देखकर कोई भी खुद को इस नजारे को देखने से रोक नहीं सकता था। तभी शुक्ला जी के भेजे हुए लोग आपस में बातें करने लगे। सामने का नजारा बिल्कुल भयंकर लग रहा है, पर ये इतने सारे लोग आखिर जा कहाँ रहे? क्या तुमने वहां सिद्धार्थ सर को देखा? अभी तक तो नहीं, पर वो बहुत सारे लोग हैं और सब लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ऐसे में इतनी जल्दी सिद्धार्थ सर को इन लोगों के बीच में देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि इन सब लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं? शायद इन लोगों के बीच में मैंने सिद्धार्थ सर के एक दोस्त को देखा है। जो लोग छुपकर इन सब पर नजर रख रहे थे उन्हीं में से एक आदमी ने तुरंत अपने साथियों से कहा, तुम्हें बाकी लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारा ध्यान सिर्फ सिद्धार्थ सर पर होना चाहिए। फिलहाल हमें उन्हीं को ढूंढना है। यहाँ जितने भी लोग थे वो सब सिद्धार्थ की वजह से यहाँ फंसे हुए थे, पर इन लोगों की किस्मत खराब थी क्योंकि ये लोग सिद्धार्थ की वजह से यहाँ फंसे जरूर हुए थे, पर सिद्धार्थ के परिवार को इन लोगों की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ सिद्धार्थ की चिंता थी और वो सब लोग सिर्फ उसी को बचाना चाहते थे। और ये सारे लोग जिन्हें शुक्ला परिवार ने भेजा था, इन लोगों को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाकी लोग जी रहे हैं या मर गए। ये सारे लोग ध्यान से उस भीड़ को देख रहे थे। तभी इनमें से एक आदमी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मैंने अभी सिद्धार्थ सर को देखा। क्या सच में? कहाँ है सर? अरे वहां सामने देखो, उन सब लोगों के बीच में जो अभी जहाज पर चढ़ने वाले, साइड में लेफ्ट की तरफ से तीसरी लाइन में देखो। अरे हाँ, मैंने भी देखा, ये तो हमारे सिद्धार्थ सर हैं। बाकी लोगों को अगर देखे तो सिद्धार्थ सर को देखकर लग रहा है कि वो अभी भी बाकी लोगों से ठीक कंडीशन में है। तुम्हें कहां से वो ठीक लग रहे हैं? अगर पूरी रात लॉकअप में रहने के बाद भी वो ठीक लग रहे हैं तो इसका मतलब मामला बहुत सीरियस हो चुका है। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने अपनी खुद की आंखों से सिद्धार्थ सर को देख लिया है और दिखने में वो फिलहाल सही सलामत दिख रहे हैं। अब हम लोग शुक्ला सर को ये बात बता सकते हैं। इन सब लोगों ने तुरंत अपना फोन अपनी जेब से निकाला और अपने फोन के कैमरे से सिद्धार्थ की फोटो कैप्चर करने लगे। जितना जल्दी हो सके उसे शुक्ला जी को भेजने लगे। ये सारे लोग इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि भले ही लोग सिद्धार्थ को यहाँ से बचाकर नहीं ले जा सकते थे, लेकिन उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके भी इन लोगों ने काफी बड़ी जीत हासिल कर ली थी। हालांकि फिर भी जैसे ही ये सारी फोटोज शुक्ला जी के फोन में आई तो उनका गुस्सा और तेज हो गया, क्योंकि इन फोटोज में सिद्धार्थ को किसी जानवर की तरह घसीट कर ले जाया जा रहा था। जैसे ही शुक्ला जी ने इन तस्वीरों को देखा उन्होंने लगभग गुस्से में खींचते हुए कहा, ये कमीना कार्तिक मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आज तक मैंने उसे कभी भी इस तरह से ट्रीट नहीं किया था, वो ये सब कैसे कर सकता है? शुक्ला जी को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर उनके खास आदमी दिनेश ने उन्हें शांत करते हुए कहा, बॉस आप प्लीज शांत हो जाइए। वैसे भी सिद्धार्थ सर की जिंदगी खतरे में नहीं है, हमें फिलहाल गुस्सा करने के बजाय उन्हें वहां से रेस्क्यू करने के बारे में सोचना चाहिए। दिनेश की बात सुनकर शुक्ला जी ने अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए गहरी लंबी सांसें ली और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते रहे। कुछ देर बाद जाकर उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उन्होंने दिनेश से कहा, क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग कब एक्शन लेंगे? शुक्ला जी का सवाल सुनकर दिनेश के चेहरे पर थोड़ा सख्त एक्सप्रेशन आ गया और उसने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, क्रोकोडाइल सोसाइटी बहुत बड़ा ग्रुप है और हमने उसे जो पहले ऑफर किया था वो लोग उससे खुश नहीं है।
दिनेश की बात सुनकर शुक्ला जी उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, तुमने उन्हें कितना ऑफर किया था? दिनेश ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, 10 मिलियन रुपीस। दिनेश का जवाब सुनकर शुक्ला जी ने लगभग थोड़ी तेज आवाज में उनसे कहा, तो अभी इसी वक्त उन लोगों को 20 मिलियन रुपीस ऑफर कर दो। एक बार मेरा बेटा कार्तिक उनकी कैद से बाहर आ जाए, सही सलामत घर आ जाए, उसके बाद 20 मिलियन रुपए भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस वक्त शुक्ला जी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और उन्हें हर एक सेकंड पर, हर पल पर अपने बेटे की चिंता हो रही थी। जैसे ही उन्होंने फोटो में देखा कि उनका बेटा जिंदा है लेकिन बहुत बुरी हालत में है, उनकी ये चिंता और ज्यादा बढ़ गई और वो हर हाल में जल्द से जल्द सिद्धार्थ को अपने पास जिंदा और सही सलामत चाहते थे। वैसे जितना गुस्सा इस वक्त शुक्ला जी को अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर आ रहा था, उतना ही ज्यादा उन्हें मन ही मन में इस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी जेड माइन की खदान में ये लोग अपने लेबर के साथ इसी तरह का तो व्यवहार करते हैं। ये लोग जबरदस्ती आसपास के गाँव में से लोगों को किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद इन सब लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती मजदूरी करवाते हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग उनके साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार करते हैं। और इसीलिए शुक्ला जी मन ही मन इस बात की इमेजिनेशन करने लगे कि इस वक्त कार्तिक भी तो उनके बेटे के साथ वहां पर ऐसा ही व्यवहार कर रहा होगा। इन लोगों को अभी भी बस अपने वारिस की चिंता थी, इस बात की नहीं कि खुद भी बाकी लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। और यही सब सोचकर शुक्ला जी ने क्रोकोडाइल सोसाइटी को दोगुना पैसा देना सही समझा, क्योंकि इस वक्त उनकी आंखों में कार्तिक के लिए नफरत और सिद्धार्थ के लिए प्यार भरा हुआ था। शुक्ला जी का ऑर्डर सुनकर दिनेश ने तुरंत एक बार फिर क्रोकोडाइल सोसाइटी से कॉन्टैक्ट किया। हालांकि उनसे बात करने के बाद अगले ही पल दिनेश के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बेकार हो गए। उसने शुक्ला जी से कहा, बॉस ये लोग तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, इन लोगों को पता चला कि इनकी हर बात हम मानने को तैयार हैं, तो इन लोगों ने फिर से अपनी फीस बढ़ा दी। दिनेश की बात सुनकर शुक्ला जी ने सवालिया लहजे में पूछा, कितना पैसा मांग रहे हैं वो लोग? शुक्ला जी का सवाल सुनकर दिनेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, 100 मिलियन रुपीस। और जैसे ही शुक्ला जी ने दिनेश की बात सुनी तो उनकी हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने लगभग गुस्से से अपने हाथ को उठाकर जोर से पास की टेबल पर दे मारा और इस वजह से उन्हीं के हाथ में सूजन आ गई। शुक्ला जी कुछ देर तक अपनी ही सोच में खोए रहे। उसके बाद उन्होंने खुद दिनेश के हाथों से फोन लिया और क्रोकोडाइल सोसाइटी की तरफ से बात कर रहे आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 100 मिलियन देने को तैयार हूं, पर मुझे हर हालत में कार्तिक मित्तल जिंदा चाहिए और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे को सही सलामत जिंदा वापस लेकर आओ। उस कार्तिक मित्तल को पता होना चाहिए कि शुक्ला परिवार के बेटे के साथ इस तरह से ट्रीट करने का अंजाम क्या होता है। अपनी बात कहकर शुक्ला जी ने फोन रख दिया और अपने स्टडी रूम में चले गए। इस वक्त शुक्ला जी गुस्से से आग बबूला हो रहे थे और लगातार अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह घूमे जा रहे थे। वैसे तो शुक्ला परिवार बहुत ज्यादा अमीर था, पर इतना भी अमीर नहीं था कि वो क्रोकोडाइल सोसाइटी जैसे लोगों को एक बार में 100 मिलियन रुपीस निकाल कर दे दे। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और दिल में उनके दर्द होने लगा था। 10 या 20 मिलियन रुपीस की बात होती तो भी शुक्ला जी सहन कर जाते, पर 100 मिलियन रुपीस निकाल कर देना उन्हें बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था। जल्दी ही दिनेश शुक्ला जी के पास आया और उन्होंने शुक्ला जी को बताया कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग जल्दी ही इंडिया जा रहे हैं और वो लोग कार्तिक मित्तल को जिंदा पकड़ कर लाएंगे। जैसे ही शुक्ला जी ने दिनेश की बात सुनी तो उनका मन थोड़ा शक्की हो गया। उन्हें इस वक्त इन लोगों पर शक हो रहा था कि ये लोग इतनी जल्दी इंडिया जाने को तैयार कैसे हो गए, ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकते हैं। शुक्ला जी का भी इस बात में कोई दोष नहीं था। पिछले एक दिन में कार्तिक ने उन्हें उनकी छठी का दूध जो याद दिला दिया था और इस वक्त उन्हें सब पर गुस्सा आ रहा था, सब पर शक हो रहा था। दिनेश की बात सुनकर शुक्ला जी ने शक करते हुए कहा, ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो रहा है? और क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने हमसे एक बार भी ये बात नहीं पूछी कि सिद्धार्थ को किसने कैद किया हुआ है। शुक्ला जी की बात सुनकर दिनेश ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, बॉस क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसे वो मारने जा रहे हैं उसकी असली पहचान क्या है। उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। जितनी जल्दी उन्हें पैसे मिलते हैं उतनी जल्दी वो किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जाकर शुक्ला जी को ये सारी बात समझ आई थी। उन्होंने गर्दन हिलाकर कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, मैं ही थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि शुक्ला परिवार ने नेगोशिएशन फेल होने के बाद अपना अगला प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। बल्कि कार्तिक को तो अभी तक इस बात की चिंता हो रही थी कि शुक्ला परिवार ने अभी तक उन लोगों पर हमला क्यों नहीं किया। पर कार्तिक को कहां पता था कि शुक्ला परिवार खुद उन पर अटैक नहीं करेगा, बल्कि इस तरह के एक ग्रुप को हायर करेगा जो कार्तिक पर अटैक करके उसकी कैद से सिद्धार्थ को भी बचा ले और कार्तिक को भी उनके कदमों में डाल दे। वहीं दूसरी तरफ क्रोकोडाइल सोसाइटी का पूरी दुनिया में ऐसे ही राज नहीं चलता था और बड़े बड़े लोग ऐसे ही उन पर विश्वास नहीं करते थे। इस विश्वास को बनाने के लिए और इतना पैसा कमाने के लिए इस सोसाइटी ने अपनी ताकत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। आपको क्या लगता है, क्या क्रोकोडाइल सोसाइटी ने अपने दम पर अपनी ये पहचान बनाई हुई थी? बहुत से बड़े बड़े परिवारों ने उन्हें मिटाने की कोशिश की थी, पर अपनी ताकत और अपने दिमाग के दम पर उन्होंने सबको हरा दिया था और इसीलिए आज तक ये लोग साउथ एशिया में राज कर रहे थे, वरना इन लोगों को कब का खत्म कर दिया जाता। अपनी ताकत और अपने दिमाग की वजह से हर दिन ये लोग ताकतवर बनते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब था। जितनी जल्दी इन्हें पैसे मिलते थे उतनी जल्दी ये किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते थे और तब तक हार नहीं मानते थे जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक पूरी तरह से सोचकर बैठा हुआ था कि भले ही उसे शुक्ला परिवार से दुश्मनी मोल लेनी पड़े, लेकिन इस बार वो अपने आइलैंड की सिक्योरिटी सही करके रहेगा और इसका सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि वो सिद्धार्थ और उसके लोगों को मार दे ताकि दूर दूर तक कोई भी कार्तिक के एरिया में आने की कोशिश ना करे। कल रात को पार्टी में जुनैद और अमन भी थे और इतने बड़े परिवार के बेटे होने के नाते इन लोगों ने कार्तिक से पूछा कि कार्तिक को उनकी कोई मदद चाहिए या नहीं। कार्तिक अच्छे से जानता था कि जुनैद और अमन दोनों बिजनेस में हैं और वो लोग उसकी इस चीज में मदद नहीं कर सकते, इसीलिए उसने उन लोगों को मना कर दिया। मैगी डिफेंस अरेंज करने के लिए बाकी कामों में लगी हुई थी और इस वक्त कार्तिक के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था।
इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक बार जाकर सिद्धार्थ और बाकी सब लोगों की कंडीशन देख कर आएगा। और इस वक्त साउथ साइड में आइलैंड पर काफ़ी बड़ी रीफ बनी हुई थी और यहाँ के स्पेशल एनवायरनमेंट की वजह से इस एरिया में ज़्यादा क्रीचर्स या बाकी जानवर नहीं रहते थे। इसीलिए इस आइलैंड को मैन मेड आइलैंड भी कहा जाता था और ये आइलैंड काफ़ी बड़ा भी था। और जब सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को इस आइलैंड पर थका देने वाला काम करना पड़ रहा है तो इनका सारा काम इनके नौकर चाकर करते थे, पर यहाँ इनकी हालत उनसे भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। इस वक्त सिद्धार्थ और उसके दोस्त पूरी तरह से मिट्टी में सने हुए थे और उनकी हालत खराब हो रही थी और इन लोगों ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, जिस वजह से इनकी सारी एनर्जी लग गई थी और अब इनकी आंखों में एक लाचारी दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इनकी ऐसी हालत देखकर इन पर कोई रहम नहीं कर रहे थे। इन लोगों को वाकई कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कितने बड़े परिवार के बेटे हैं। इन अमीर लड़कों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इन्हें मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा। ये सारे लोग काम कर ही रहे थे तभी कार्तिक वहां आ गया और इन सब लोगों को देखकर कार्तिक ने अपने गार्ड से सवाल करते हुए पूछा, यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है और तुम लोग अपने हाथ में ये कोड़ा क्यों पकड़े हुए हो? कार्तिक का सवाल सुनकर बगल में खड़े हुए एक सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत इज्जत के साथ जवाब देते हुए कहा, बॉस ये लोग बहुत ज्यादा निकम्मे हैं और इन लोगों से काम करवाने के लिए हमें इनके साथ सख्त होना पड़ रहा है। जैसे ही सिद्धार्थ के लोगों ने अपने सामने कार्तिक को देखा तो उन सब के चेहरों पर एक अलग ही इमोशन दिखाई देने लगा। अगर बात नफरत की जाए तो इनमें से किसी को भी कार्तिक से नफरत नहीं हो रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण साफ था और वो ये कि इन लोगों ने खुद जबरदस्ती कार्तिक के एरिया में घुसकर वहां कब्जा करने की कोशिश की थी। ऐसे में इन लोगों के साथ इस वक्त जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए ये लोग कार्तिक को दोष नहीं दे सकते थे। तभी इन लोगों की नजर कार्तिक पर गई, जिसे देखकर थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि कार्तिक इन लोगों की जिंदगी की परवाह करता है और उसे इन लोगों पर अब रहम आ रहा है। तो वो सब लोग लगभग कार्तिक के पास आते हुए बोले, मिस्टर कार्तिक प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार मत कीजिए। हम सब लोग बहुत बड़े परिवार से आते हैं और हमसे आप इस तरह मजदूरी नहीं करवा सकते। हाँ, मैं भी यहाँ ज्यादा नहीं रह सकता हूँ, प्लीज आप हमें एक बुरा सपना समझकर भुला दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कभी इस पूरे एरिया में आसपास भी नजर नहीं आएंगे। हम जानते हैं कि हमने गलती की है और हमने जो कुछ भी किया है इतनी आसानी से भुलाया भी नहीं जा सकता, पर प्लीज आप तो बहुत अमीर हैं, आप हम पर दया कीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए वरना हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। सिद्धार्थ के साथ साथ आए हुए बहुत सारे अमीर लड़के इस वक्त कार्तिक से भीख मांग रहे थे जान की। सिद्धार्थ के साथ आए हुए बहुत सारे अमीर लड़के इस वक्त कार्तिक के सामने रोते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। फिर भी कार्तिक पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि कार्तिक ने अभी तक अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा था जो अपनी बात से मुकर जाने में एक सेकंड नहीं लगाते थे और कार्तिक को ऐसा ही लग रहा था कि ये लोग भी यहाँ से जाने के बाद फिर से कार्तिक को परेशान करने की कोशिश जरूर करेंगे। कुछ सोचकर कार्तिक ने इन लोगों से कहा, क्या तुम लोग सच में यहाँ से जाना चाहते हो? वैसे तुम लोगों के दिमाग में ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? तुम लोग खुद ही तो अपने इतने सारे सबऑर्डिनेट्स को मुझे मारने के लिए यहाँ तक लेकर आए थे, तो अब तुम लोग मुझे मारना नहीं चाहते हो? कार्तिक की बात सुनकर उन लड़कों ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, नहीं, उस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हाँ, ये सही कह रहे हैं, ये सब कुछ सिद्धार्थ की गलती है, उसी ने हमें यहाँ आने के लिए मजबूर किया था। हाँ, सिद्धार्थ ने ही हमें फंसाया, वरना क्या हमारा दिमाग खराब हुआ था जो बिना वजह आपको हम परेशान करने के बारे में सोचते। इस वक्त ये सारे लड़के बिना इस बात की चिंता किए कि सिद्धार्थ इन लोगों के बारे में क्या सोच रहा है, इन लोगों ने तुरंत सारा दोष सिद्धार्थ पर डाल दिया। दूर से सिद्धार्थ जब ये नजारा देख रहा था तो वो इसी वक्त इन सब लोगों को अपने हाथ से मार देना चाहता था, पर उसकी बदकिस्मती थी कि ना चाहते हुए भी उसे ये सारा दोष अपने ऊपर लेना पड़ रहा था। कार्तिक पर तो किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने इन लोगों से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम लोग जानते हो कि मैं आज यहाँ पर तुम लोगों से मिलने क्यों आया हूँ? जैसे ही इन सब लोगों ने कार्तिक का सवाल सुना तो वो सब लोग हैरान होकर कार्तिक से पूछने लगे, नहीं, हमें नहीं पता, क्या आप हमें माफ नहीं करेंगे? कम से कम हमें माफी मांगने का एक मौका तो दीजिए। इन सब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कार्तिक ने लगभग तेज हंसते हुए इन लोगों से कहा, भूल जाओ कि मैं तुम लोगों को माफ भी करूंगा, और वैसे भी मैं तो यहाँ पर तुम लोगों की हालत देखने आया था और तुम लोगों को इस तरह देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कहीं ना कहीं अब कार्तिक देखने लगा था कि दुश्मन को तड़पाने से ही असली मजा आता है, असली खुशी मिलती है। भले ही उसके शरीर के जख्मों पर दवा लगाई जाए, पर मन के जख्म इसी तरह भरते हैं। कार्तिक को कुछ देर पहले शुक्ला परिवार के साथ आए हुए लोगों की बात और उनका एटीट्यूड याद आने लगा। अब अपने सामने शुक्ला परिवार के बेटे की ऐसी हालत देखकर उसे मन ही मन खुशी हो रही थी। कार्तिक खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ जब शुक्ला परिवार के लोगों ने देखा कि कार्तिक उनका मजाक बना रहा है तो वो सब लोग शर्म से पानी पानी हो गए और बिना कार्तिक से कुछ कहे अपना सिर नीचे करके वहां से जाने लगे। कार्तिक ने अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा कि इन लोगों पर अच्छे से ध्यान रखो, इसमें से कोई भी अपनी जान ना खोने पाए, और हाँ, इन लोगों को सुकून का एक पल भी यहाँ पर नसीब नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा ये लोग तड़पेंगे उतनी ज्यादा खुशी मुझे होगी। मैं इन लोगों को हर दिन इसी तरह थोड़ा थोड़ा मरते हुए देखना चाहता हूँ और तब जाकर मेरा गुस्सा शांत होगा। कार्तिक का ऑर्डर सुनकर उन लोगों के चीफ बॉडीगार्ड ने कार्तिक से कहा, हम आपकी बात समझ गए बॉस, हम लोग डेफिनेटली इन लोगों को ऐसी जिंदगी देंगे कि ये लोग हर रोज अपनी मौत की दुआ मांगेंगे। चीफ बॉडीगार्ड की बात सुनकर कार्तिक खुश होते हुए कहता है, ठीक है, इस जगह इन लोगों को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, कड़ी नजर रखना इन पर, साथ ही साथ आसपास की जगह पर भी ध्यान रखना, कोई भी इनसे कॉन्टैक्ट ना कर पाए। कार्तिक की बात सुनकर सारे लोगों ने एक साथ यूनियन में जवाब दिया, ओके बॉस। यहाँ आने के बाद और इन लोगों की हालत देखकर कहीं ना कहीं कार्तिक का मूड काफी अच्छा हो गया था, और वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ का मूड उतना ही ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि उसे बचाने के लिए उसके घर से अभी तक कोई भी नहीं आया था, और साथ ही साथ अब उसके साथी भी उसे कसूरवार साबित कर रहे थे। इस पूरे मामले में फिलहाल सिद्धार्थ के पास एक ही प्लस पॉइंट था, उसके सबऑर्डिनेट्स यहाँ पर ज्यादा थे
अगर ऐसा नहीं होता तो शायद बाकी अमीर लड़कों के सबॉर्डिनेट्स अभी तक सिद्धार्थ को मार चुके होते, क्योंकि उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को लेकर नफरत भर गई थी। और ये बात सिद्धार्थ अच्छे से देख पा रहा था। सिद्धार्थ मन ही मन ये सारी बातें सोच रहा था। तभी उसे समुद्र के पास दूर एक जहाज दिखाई दी जिसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ था, और ये सब देखकर सिद्धार्थ मन ही मन खुश हो गया। बाकी लोगों को इस झंडे की पहचान के बारे में नहीं पता था, लेकिन सिद्धार्थ इसके बारे में जानता था, इसीलिए वो इस वक्त काफी खुश था। हालांकि वो अपनी खुशी किसी को दिखा नहीं रहा था। उसने अपने आप को इतना रिलैक्स कर लिया कि कोई भी उसके हाव भाव समझ ना सके और कोई भी ये जान ना सके कि उसके दिल और दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। हालांकि पूरी एक दिन की मशक्कत के बाद फाइनली इस झंडे को देखकर सिद्धार्थ बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और ये खुशी उसके चेहरे पर हल्की हल्की दिखाई देने लगी थी। शुक्ला परिवार के बहुत सारे विश्वास करने वाले लोगों के अलावा ये बात किसी और को पता नहीं थी कि इस वक्त जो झंडा उस नाव पर लगा हुआ है वो एक स्पेशल सिग्नल सिद्धार्थ को दे रहा था। बाकी सब लोगों के लिए वो सिर्फ एक साधारण झंडा था, पर सिद्धार्थ के लिए वो इस वक्त उसके जीने की उम्मीद बन गया था। सिद्धार्थ ने ध्यान से इस झंडे को देखा जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, पर अलग अलग तरह से रंग किया हुआ था। सिद्धार्थ ने ध्यान से उस झंडे को देखा जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, पर अलग अलग रंगों से उसे रंगा हुआ था। बाहर के लोगों के लिए तो वो सिर्फ एक झंडा था, पर उस पर एक स्पेशल मैसेज लिखा हुआ था जिसे सिद्धार्थ देखते ही समझ गया था, और उस मैसेज को पढ़कर उसे सुकून मिल गया था। वो मन ही मन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसे विश्वास हो गया था कि उसका भेजा हुआ इमरजेंसी डिस्टेंस सिग्नल उसके परिवार तक पहुंच गया है, और जल्दी ही शुक्ला परिवार ने उसके लिए अपने लोगों को भी भेज दिया है। हालांकि सिद्धार्थ जानता था कि यहाँ से उसे कार्तिक की मर्जी के बिना बचाकर ले जाना शुक्ला परिवार के लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, और ऊपर से सिद्धार्थ के अपने साथ 10,000 से ज्यादा लोग थे, और इतने सारे लोगों को यहाँ से निकाल पाना अपने आप में बहुत ही बड़ा टास्क था जिसे बिना सोचे समझे नहीं किया जा सकता था। उस झंडे पर कोड कलर में लिखा हुआ था कि शुक्ला परिवार इस आइलैंड से बचाने के लिए रास्ता खोज रहा है, और जल्दी ही उसे यहाँ से बचा कर ले जाएगा। बस उसे शांत रहना है और कुछ भी अननेसेसरी नहीं करना है। क्या शुक्ला परिवार सिद्धार्थ को जिंदा बचाकर ले जा पाएगा? जैसे ही सिद्धार्थ ने वहां पर वो फ्लैग देखा तो उसके मन में एक नई उम्मीद जाग गई। एक तरफ सिद्धार्थ मन ही मन खुश हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे ऐसे आराम से वहां खड़े हुए देखा तो उस पर लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम वहां खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो? अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हें रात को खाना भी नहीं मिलेगा। इन लोगों के चिल्लाने पर भी अब सिद्धार्थ को ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो जल्दी ही यहाँ से बचकर निकल जाएगा। इसीलिए वो अब कार्तिक या उसके लोगों की ज्यादा परवाह नहीं कर रहा था, पर ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट है। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की बात मानकर सिद्धार्थ वापस काम करने लग गया, पर सिद्धार्थ जिस डायरेक्शन में देख रहा था तुरंत एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर उस डायरेक्शन में गई, और वहां पर कुछ शीप्स को झंडा लगाए हुए इधर से उधर घूमते हुए देखकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। आधा दिन बीत चुका था, और आधे दिन तक इतना ज्यादा काम करने के बाद अब सिद्धार्थ और उसके दोस्त और ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। उन लोगों को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उन लोगों ने देखा कि आसपास के समुद्र में बहुत सारी शिप्स इधर से उधर घूम रही है, और ये देखकर इन लोगों को अपने वो दिन याद आ गए जब ये लोग इसी तरह मस्ती किया करते थे। कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को सिद्धार्थ और उसके दोस्तों की ऐसी किस्मत पर दया भी आ रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत एक बार फिर से सब अमीरजादों को डांटते हुए कहा, जल्दी करो और काम पर लग जाओ। अगर यहाँ जिंदा रहना है तो काम करना पड़ेगा, और अगर किसी ने भी काम से जी चुराने की कोशिश की तो उसे ना तो खाना मिलेगा और ना ही पानी। इस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर सिद्धार्थ और उसके बाकी दोस्तों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि आज उन्हें समझ में आ गया था कि भूखे प्यासे काम करने का असली मतलब क्या होता है। यहाँ इन लोगों को कोई बहुत अच्छा 5 स्टार होटल का खाना तो मिल नहीं रहा था, और जो मिल रहा था वो भी अगर नहीं मिलता तो इन लोगों के जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाती। मन मारकर इन सब लोगों को जल्दी जल्दी काम करना पड़ा, क्योंकि ये लोग भूखे नहीं मर सकते थे। और रात होते ही ये सब लोग जेल से भी बुरे इस खाने को इस तरह से खा रहे थे जैसे आज के बाद उन्हें ये खाना मिलेगा ही नहीं। इन लोगों को इस तरह खाते हुए देखकर सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि उनके सामने शुक्ला परिवार और बाकी बड़े परिवारों के बेटे बैठे हुए हैं, जो किसी भिखारी से भी बुरी तरह खाना खा रहे थे। वहीं कार्तिक के मेंशन में इस वक्त मैगी कार्तिक को डिफेंस लेआउट के बारे में इन्फॉर्म कर रही थी, और साथ ही साथ पूरे आइलैंड की जो भी डिफेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही थी उसके बारे में रिपोर्ट कर रही थी। मैगी ने कार्तिक से कहा, बॉस हम लोगों ने सारी सेफ्टी का इंतजाम कर लिया है। जितने भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो सब हिम आइलैंड, बिजनेस आइलैंड और आर्टिफिशियल आइलैंड के साथ साथ पूरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। सारे लोग चारों तरफ फैल गए हैं, और जितने भी कैंप्स आइलैंड पर बने हुए हैं उन सबको यही लोग प्रोटेक्शन देंगे। इस वक्त मैगी की बात सुनकर कार्तिक को कोई खास हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम में इस वक्त 10,000 से भी ज्यादा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और कार्तिक ने मोस्टली सारे गार्ड्स को इसी आइलैंड पर ड्यूटी देने के लिए बुलाया हुआ था। इस वजह से ये सारे लोग चारों तरफ फैलकर आराम से पूरे आइलैंड को सिक्योरिटी दे सकते थे। इतनी बड़ी जमीन और आइलैंड होने की वजह से कार्तिक को थोड़ा डर था कि कहीं सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थोड़ा सा भी बेपरवाह ना हो जाए, और इसीलिए इस बार मैगी खुद सिक्योरिटी देने के लिए गई थी और सभी को ऑर्डर देकर आई थी। कार्तिक जानता था कि इस बार उसने जानबूझकर लड़ाई को खत्म करने के बजाय, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय लड़ना चुना है, और इस वजह से अगर कोई भी जगह बिना सिक्योरिटी के रह गई तो इस बात का खामियाजा कार्तिक को भुगतना पड़ सकता था। तभी कार्तिक ने मैगी से पूछा, मैगी क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है हमें इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना चाहिए? मैगी ने जैसे ही कार्तिक का सवाल सुना तो उसने तुरंत कहा, बॉस आप मेरी एडवाइस जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को इस तरह से ऑपरेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन सब लोगों को हमें मोबाइल टीम की तरह यूज करना चाहिए। जैसे ही कार्तिक ने मैगी की एडवाइस सुनी तो उसने अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए सवाल लहजे में पूछा, क्या तुम क्विक मोबाइल सपोर्ट सिस्टम की बात कर रही हो? कार्तिक को सवाल लगा, यस बॉस, पूरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर कुछ जरूरी जगह हैं जैसे कि बिजनेस आइलैंड और इंडस्ट्रियल आइलैंड, जहां इस वक्त काफी ज्यादा गार्ड्स सिक्योरिटी दे रहे हैं।
मुझे लगता है कि बिजनेस आइलैंड और इंडस्ट्रियल आइलैंड पर हमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्ला परिवार अब आप पर हमला करेगा तो वो सबसे पहले आपके पर्सनल आइलैंड को ही चुनेगा। थोड़ा रुककर मैगी ने फिर से अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहा, सर हमारे सारे आइलैंड दूसरे आइलैंड से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और इसीलिए सेफ्टी के लिए मुझे लगता है कि हमें हमारे पास चाहिए ताकि हम लोग तुरंत वहां से हेल्प ले सकें। मैगी की पूरी बात सुनकर कार्तिक ने सहमत होते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ देर सोचकर कार्तिक ने मैगी से कहा, ठीक है, तुम अपने हिसाब से ये सारा प्लान अरेंज कर लो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन सब में कितना पैसा लगेगा, आगे चलकर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त कार्तिक काफी खुश था और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गया था, क्योंकि सुबह से उसे शुक्ला परिवार के काउंटर अटैक की थोड़ी चिंता हो रही थी। पर मैगी ने सारे अरेंजमेंट्स के बारे में बताया तो कार्तिक काफी हद तक रिलैक्स हो गया था। कार्तिक को पूरा विश्वास था कि चाहे जो सिचुएशन आ जाए, अब वो आराम से अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक का ऑर्डर मिलते ही मैगी एक बार फिर से ये सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए वहां से चली गई, क्योंकि वो जल्द से जल्द ये सारा काम खत्म करना चाहती थी। हालांकि मैगी के वहां से जाते ही कार्तिक का फोन बजने लगा। कार्तिक ने जब कॉलर आईडी देखी तो ये कॉल रितिका का था। रितिका का अचानक से कॉल आते हुए देखकर कार्तिक थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि रितिका हमेशा से उनके कॉलेज की सुपर जीनियस लड़की रही थी और जब से वो कार्तिक के लिए काम कर रही थी तब से भी वो कार्तिक से ज्यादा बातें नहीं कर रही थी, बस अपने काम में लगी रहती थी। कॉलेज टाइम में तो रितिका ने कभी भी कार्तिक से बात नहीं की थी, पर अब कार्तिक रितिका का बॉस बन चुका था। जब से रितिका कार्तिक की सुपर फैक्ट्री में रिसर्च का काम कर रही थी तब से अगर कोई भी जरूरी रिपोर्ट कार्तिक को देनी होती थी तो ज्यादातर रजत ही कार्तिक को रिपोर्ट करता था। पर यह पहली बार था जब रितिका ने कार्तिक को कॉल किया था। यही सब सोचकर कार्तिक ने तुरंत अपना फोन उठाया और फोन उठाते ही कहा, क्या हुआ रितिका, तुमने अचानक से मुझे कॉल क्यों किया? कार्तिक का सवाल सुनकर रितिका ने तुरंत कार्तिक से कहा, कार्तिक क्या आप अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट आ सकते हैं? रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, क्या अभी? कार्तिक को हैरान देखकर रितिका ने अपनी हमेशा वाली नॉर्मल टोन में कहा, हाँ कार्तिक अभी। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत हल्का सा हंसते हुए कहा, ठीक है मैं अभी आ जाता हूँ। कार्तिक ने रितिका से ये नहीं पूछा था कि आखिर वो उसे वहां क्यों बुला रही है, और वैसे भी कार्तिक को अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने में कोई खास दिक्कत तो थी नहीं, क्योंकि वो ज्यादा दूर भी नहीं था। कार्तिक ने जानबूझकर रितिका से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो जानता था कि रितिका ना तो आसपास के लोगों से ज्यादा बात करती है और ना ही फोन पर किसी से ज्यादा बात करती है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर पॉइंट टू पॉइंट बात करती है और फोन रख देती है। और वैसे भी कार्तिक के पास इस वक्त करने के लिए कुछ खास काम नहीं था, इसीलिए वो तुरंत इंडस्ट्रियल आइलैंड के लिए निकल पड़ा। कुछ देर के बाद जैसे ही कार्तिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचा तो वो थोड़ा हैरान सा रह गया, क्योंकि वहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा लोग नहीं थे और आज पूरा इंस्टीट्यूट खाली का खाली लग रहा था। कार्तिक को आसपास कहीं भी रजत और बाकी लोग भी दिखाई नहीं दे रहे थे, इसीलिए कार्तिक खुद ही इधर उधर सब लोगों को ढूंढने लगा और कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे इक्विपमेंट रूम में रितिका अकेले दिखाई दी। कार्तिक ने थोड़ा हैरान होते हुए रितिका से पूछा, रितिका रजत और बाकी लोग कहाँ हैं? कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कार्तिक का सवाल सुनकर रितिका ने जवाब देते हुए कहा, वो सब लोग प्रोडक्शन लाइन को एडजस्ट करने गए। जैसे ही कार्तिक ने रितिका के मुंह से ये बात सुनी तो वो एक सेकंड के लिए एकदम सन्न रह गया और तभी उसे कुछ रियलाइज हुआ। कार्तिक को याद आया कि उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट की है उसमें सिर्फ ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स बनने वाले थे और बायोनिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इंडस्ट्रियल आइलैंड पर प्रोडक्शन लाइन में कुछ स्पेशल कस्टमाइजेशन की जरूरत थी और फिर कस्टमाइजेशन के लिए बजट और बाकी लोगों को कुछ स्पेशल सामान खरीदने की जरूरत थी, जिस सामान को ये लोग किसी एक व्यक्ति से नहीं खरीद सकते थे। इन्हें इसके लिए अलग अलग वेंडर्स से सामान खरीदने की जरूरत थी और साथ ही साथ डिजाइन को डिसअसेंबल करने और इस तरह से परचेज करने की जरूरत थी कि बाहर के किसी भी आदमी को इन लोगों पर शक ना हो। कार्तिक को इतना तो समझ में आ गया था कि जिस तरह से रितिका कार्तिक को बता रही थी बातें, उस हिसाब से रजत और बाकी लोगों ने सामान खरीद लिया था और उसे ये लोग फैक्ट्री में ही असेंबल कर रहे थे। अब ये सब सोचकर कार्तिक ने मन ही मन एक गहरी लंबी सांस ली और दूसरी तरफ रितिका को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि रितिका की पब्लिक कम्युनिकेशन धीरे धीरे जीरो होती जा रही है। पब्लिक तो दूर की बात है, पर्सनल कम्युनिकेशन भी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है और वो लोगों से हाँ या ना से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। इस वजह से बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग होती जा रही थी। वो तो अच्छा था कि कार्तिक को रितिका के इस बिहेवियर के बारे में शुरू से पता था, इसीलिए वो रितिका से कुछ खास उम्मीद नहीं करता था। तभी उसकी नजर रितिका के हाथ में पड़े हुए एक छोटे से डिवाइस पर गई जिसकी रितिका फीडिंग कर रही थी। उसे देखकर कार्तिक ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, रितिका फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? इन सब में मेरा क्या काम है? शुरू में कार्तिक को लग रहा था कि रितिका ने इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया होगा, शायद रितिका को इन सब के बारे में उससे कुछ बात करनी होगी। तभी रितिका ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस डिवाइस को दिखाते हुए कार्तिक से कहा, यह डिवाइस क्वालिफाई नहीं हुआ है। जैसे ही कार्तिक ने यह बात सुनी तो उसका चेहरा देखने लायक था। इस वक्त उसके चेहरे पर हजारों सवाल दिखाई दे रहे थे पर उसके पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। रितिका ने अभी अभी जो कहा था कार्तिक ने उसे सुन लिया था, पर इससे ज्यादा उसे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसके दिमाग में अभी तक बहुत सारे सवाल आने शुरू हो गए थे। अभी तक तो कार्तिक को यही नहीं पता था कि रितिका ने अपने हाथ में डिवाइस जो लिया हुआ है वो किस बारे में है और असल में उस डिवाइस का काम क्या है और साथ ही साथ ये डिवाइस क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। वैसे तो कार्तिक साइंटिफिक रिसर्च फील्ड में नहीं था, इसीलिए उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही उसे ये सारी बातें समझ में आ रही थी जो रितिका अपने कम शब्दों में कहने की कोशिश कर रही थी। क्या लगता है आपको रजत और उसकी टीम ने क्या नया रिसर्च किया है? रितिका ने अभी जो कार्तिक से कहा था कार्तिक को उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हाँ, उसे इस वक्त रितिका के हाथ में एक डिवाइस जरूर दिखाई दे रहा था, पर क्योंकि कार्तिक रिसर्च या साइंटिफिक फील्ड से नहीं था इसीलिए उसे इन सब के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। फाइनली कार्तिक ने सवाल या लहजे में अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया और रितिका से पूछा, रितिका क्या तुम मुझे थोड़ा डिटेल में ये सब बता सकते हो? कार्तिक का सवाल सुनकर रितिका उसे डिस्ट्रेस्ड लुक देखकर देखने लगी, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो कैसे इन सब बातों को एक्सप्रेस करे। कुछ सोचते हुए रितिका ने अपने माथे पर अपनी उंगलियां चलानी शुरू कर दी, जैसे वो कुछ भी कहने से पहले सोच रही हो कि उसे कहना क्या है ताकि उसे दोबारा अपने शब्दों को रिपीट ना करना पड़े।
रितिका को देख के बस एक शब्द दिमाग में आ रहा था कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा लेजी स्पोकन लड़की थी। तभी रितिका ने कार्तिक से कहा, हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका एक हिस्सा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। अब जाकर कार्तिक को समझ में आया था और उसने सवाल करते हुए रितिका से पूछा, क्या बायोनिक ह्यूमन प्रोडक्शन लाइन के साथ कोई दिक्कत आ रही है? कार्तिक का सवाल सुनकर रितिका ने एक बार फिर से पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए कहा, हाँ, ये एक हिस्सा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। रितिका इतना ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही थी कि उसकी बातों की वजह से बाकी लोगों को डिटेल में कुछ भी समझ नहीं आता था और वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते थे। हालांकि कार्तिक को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानता था कि एक जीनियस हमेशा अपने हिसाब से काम करता है और रितिका भी एक सुपर जीनियस थी और अपने हिसाब से अपने आप को मेंटेन करती थी और बाकी वो ऑर्डिनरी लोगों से बहुत ज्यादा अलग थी। कार्तिक को अपनी इस पूरी टीम में दो ही लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, एक रितिका जो हमेशा रिजल्ट देती थी और दूसरा रजत जो जीनियस तो था पर क्रेजी हरकतें करता रहता था, जिस वजह से कई बार कार्तिक को परेशानी भी हुई थी। रजत इतना ज्यादा क्रेजी था कि वो कई बार खुद को पूरे दिन एक कमरे में बंद रखता था और खुद से ही बातें किया करता रहता था, यहाँ तक कि खुद की बातों पर जोर जोर से हंसता था। जिन लोगों को रजत की इस हरकत के बारे में पता नहीं था उन लोगों को तो पर्सनली यही लगता होगा कि रजत कोई पागल है। तभी कार्तिक ने इन सब बातों को एक तरफ रखा और इन सब के बारे में और ज्यादा न सोचते हुए उसने अपना सारा ध्यान रितिका के हाथ में पकड़े हुए डिवाइस की तरफ लगा दिया और उससे पूछा, क्या ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है? क्या इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है? कार्तिक को इन साइंटिफिक चीजों के बारे में ज्यादा तो पता नहीं था, पर जब उसने सोचा कि रितिका ने खुद पर्सनली उसे यहाँ बुलाया है तो जरूर प्रॉब्लम बड़ी होगी, जिसे सुलझाना है शायद इतना आसान नहीं हो। पर तभी कार्तिक को एहसास हुआ कि उसने शायद गलत इंसान से सवाल कर लिया है, क्योंकि रितिका एक जीनियस थी और वो प्रॉब्लम से ही सॉल्यूशन निकाल देती थी। इसीलिए कार्तिक समझ गया था कि रितिका इस सवाल का जवाब शायद इस वक्त नहीं दे पाएगी। वैसे तो रितिका को कहीं ना कहीं पता था कि आखिर डिवाइस में दिक्कत क्या आ रही है और इस दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, पर उसे ये सब कुछ साइंस फॉर्म में पता था। वो इसे अपनी साइंटिफिक भाषा में कार्तिक को बताने में डिफिकल्टी महसूस कर रही थी। रितिका को चुप देखकर कार्तिक ने कहा, ठीक है रहने दो, मैं डायरेक्ट रजत से ही पूछ लेता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने बस सहमत होते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को ज्यादा चलने फिरने में बड़ा आलस आता था, इसलिए वो खुद रजत के पास ना जाकर कार्तिक ने रजत को फोन मिला दिया। इस वक्त रजत अपने बाकी साथियों के साथ प्रोडक्शन लाइन को असेंबल करने में लगा हुआ था। तभी उसके फोन की घंटी बजी और उसने अपने ब्लूटूथ ईयरफोन को ऑन किया और कहा, बॉस आप इस वक्त रिसर्च इंस्टीट्यूट में है ना? रजत की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, हाँ मैं बस अभी पहुंचा ही हूँ। रितिका ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक डिवाइस है जो हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही है और उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है। आखिर डिवाइस के साथ हुआ क्या है? कार्तिक का सवाल सुनकर रजत ने उससे कहा, हाँ वो एक चिप है जिसे हमें मैकेनिकल टर्म्स में असेंबल करना है। हालांकि हम पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही है। हाँ बस ऐसा कहा जा सकता है कि हमने जितना सोचा था उससे इसका स्टैंडर्ड थोड़ा लोअर है। अगर हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रजत की बात सुनकर कार्तिक ने उसी की बात को दोहराते हुए उससे पूछा, इसका क्या मतलब है कि बहुत मेहनत करें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कार्तिक का सवाल सुनकर रजत ने उससे कहा, असल में ऐसा मेरा मानना है, पर रितिका की रिक्वायरमेंट इन सब को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है। रितिका का कहना है कि ये सब कुछ हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए और हम उसमें से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब जाकर कार्तिक को थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि रजत और रितिका दोनों इस मामले में अलग अलग तरह से सोचते हैं। कुछ सोचकर कार्तिक ने रजत से पूछा, क्या तुमने उस मैन्युफैक्चरर से बात नहीं की जिसने ये सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया था? कार्तिक का सवाल सुनकर रजत ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैंने उन लोगों से बात की थी, पर यह मामला उतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। रजत की बात सुनकर कार्तिक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और थोड़ा पजल्ड होते हुए उसने रजत से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों ये मामला इतना आसान नहीं है? हमें जिस तरह का माल चाहिए था सप्लायर ने हमें वैसा माल प्रोवाइड नहीं करवाया है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक तरह का फ्रॉड है? कार्तिक की बात सुनकर रजत ने एक गहरी लंबी सांस ली और उसके बाद कार्तिक से कहा, कार्तिक जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये मामला उतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हमें जो चिप हमारे बायोनिक ह्यूमन रोबोट में इंजेक्ट करनी है वो 7 नैनोमीटर की होनी चाहिए, पर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो कंपनियां हैं जो इस तरह की चिप प्रोड्यूस कर सकती हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली इस तरह की चिप को और टेक्नोलॉजी को बनाने से मना कर दिया और अब अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स इस तरह की टेक्नोलॉजी को सिर्फ वेस्ट में ही बेचा जा सकता है, हम लोगों को नहीं। जैसे ही कार्तिक ने रजत की बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए और सरप्राइज होते हुए कहा, क्या सच में ऐसा भी कुछ होता है? कार्तिक का सवाल सुनकर रजत ने उसे डिटेल में बताते हुए कहा, दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी लॉकडाउन। ये चीज़ें बहुत टाइम से हो रही है। हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ हमारे देश में ही कस्टमाइज कर सकते हैं। हमें जो रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल चाहिए वो यहाँ पर हमारे देश में तो मिल नहीं सकता और इसीलिए हम लोगों को बहुत मुश्किल से 5 नैनोमीटर की चिप मिली है। ये सारी बातें कहते कहते रजत एक गहरी लंबी सांस लेने लगा। इसीलिए इन सब कामों को करने में उसे बहुत मेहनत लग रही थी। ये बात सच है कि आजकल दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बातें बहुत ज्यादा हो रही थी और इसी वजह से और कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से फॉरेन कंट्रीज ने इस तरह के रॉ मटेरियल्स को एक पर्टिकुलर देश में बेचने से मना कर दिया था और साथ ही साथ ये कंपनियां उन्हीं लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेचती थी जिनसे इन्हें ऊंची रकम मिल सकती थी। इन लोगों को डर था कि अगर ड्रैगन जैसे देश की किसी कंपनी को ये प्रोडक्ट बेचे जाएंगे वो इनके बारे में रिसर्च करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिसर्च करने की वजह से इन सब प्रोडक्ट्स की कीमत एकदम से गिर जाएगी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी ना तो कार्तिक बदल सकता था और ना ही रजत, फिर कोई और इस तरह की चीज़ों को पैसों से सॉल्व नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये कंपनियां पैसों से इस मामले को सॉल्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और एडवांटेजेस प्राप्त करने के लिए ये लोग कभी भी कस्टमर से पैसे नहीं ले सकते थे, खास करके ऐसे कस्टमर से जिन्हें डर होता था कि इनकी टेक्नोलॉजी वो लोग चुरा लेंगे। इन सब में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी होता था जिससे कंपनियां इन सब मामलों में उलझने से बचना ही ठीक समझती थी। बहुत कम लोग इस बात को समझते थे, पर जो देश और लोग इन बातों पर बिलीव करते थे वो देश दुनिया के टॉप देशों में शुमार है क्योंकि उनके पास पैसा भले ही कम हो पर उनके पास ब्रेन और टेक्नोलॉजी है
जिससे वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इन लोगों के पास पैसा कम होता था तो ये लोग ऐसे देशों से हाथ मिलाते थे जो इन्हें अनलिमिटेड पैसा रिसर्च करने के लिए दे देते। और फिलहाल इंडिया इस पोजीशन पर नहीं था जो रिसर्च करने के लिए दूसरे देशों को पैसा दे सके। इसीलिए कार्तिक जैसे लोग चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, पर उनके अकेले की वजह से पूरा देश अपने सिस्टम को या अपनी पॉलिसी को चेंज तो नहीं कर सकता था। वैसे तो कार्तिक के रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाले सारे स्टाफ मेंबर्स काफ़ी प्रोफेशनल हैं, पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके पास कितनी अच्छी एबिलिटी है। ये लोग चाहे जो भी कर ले पर सब कुछ अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। बहुत सी चीज़ें थी जो इन्हें बाहर से ही खरीदनी पड़ती थी और जिनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता था। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक था जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए थे, पर इस सिचुएशन में वो सारे करोड़ों अरबों रुपए भी कबाड़ के भाव जा रहे थे। और कार्तिक इस सिचुएशन को पैसों से सॉल्व नहीं कर सकता था, ना ही कार्तिक इस टेक्नोलॉजी को चुरा सकता था और ना ही बाहर उनसे ये काम करवा सकता था। अगर ये सब कुछ पॉसिबल होता तो कार्तिक एक ना एक बार इसे जरूर ट्राई कर लेता, और वो खुद को एक कमर्शियल स्पाई बनाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटता। कुछ सोचकर कार्तिक ने रजत से कहा, अगर तुम कह रहे हो कि हम इस चिप को कम स्टैंडर्ड के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें पहले एक बार इसे इस्तेमाल करके देख लेना चाहिए। कार्तिक के पास इस वक्त टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई चॉइस थी नहीं, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। वरना अगर कार्तिक के पास चॉइस होती तो वो कभी भी इन प्रोडक्ट्स को बनवाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, चाहे उसे कितने भी पैसे लगाकर इन सबको क्यों ना बनवाना पड़ता। और फिर रजत जो इस साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का इंचार्ज था, उसने एक बार कह दिया था कि इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कार्तिक ने भी इसे अपनी सहमति दे दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि एक बार इसका इस्तेमाल हो जाए ताकि वो फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट्स को जल्दी मार्केट में लॉन्च कर सके और उसका फायदा उठा सके। हालांकि कार्तिक के इस डिसीजन से रितिका खुश नहीं थी और उसने नाखुश होते हुए कार्तिक से कहा, नहीं, स्टैंडर्ड किसी भी हाल में लो नहीं होगा। जैसे ही कार्तिक ने रितिका की बात सुनी तो उसने थोड़ा हैरान होते हुए, परेशान होते हुए उससे कहा, पर तुम जानती हो ना कि हम किसी भी हाल में उन प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं सकते हैं। कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने एक ही सांस में कार्तिक से कहा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं खुद मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगी और वहां जाकर देखूंगी, अगर सारी कंडीशन सही रही तो मैं उन लोगों को इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने में खुद मदद करूंगी और हमारे स्टैंडर्ड की चिप तैयार करवाऊंगी। रितिका ने तो आज पहली बार इतने सारे शब्द एक साथ कहे थे, और वो भी एक ही सांस में, जिसे सुनकर कार्तिक एकदम हैरान रह गया। और अगली हैरानी उसे रितिका की बात सुनकर हो रही थी। क्या लगता है आपको कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम और